नमस्कार मित्रों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैंने जो फेस मास्क लगाया है, इस मास्क का उद्देश्य यही है कि मेरे वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं, कृपया आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर घर से बाहर निकलना हो, आपके बिना काम नहीं चल रहा हो, तभी जाकर के आप घर से बाहर निकलिए। देश वर्तमान में संकट में है, आप इसे समझने का प्रयास करिए। अफवाहें जो भी फैल रही हैं उस पर ध्यान देना आपके लिए नहीं है। अफवाहों पर नहीं जाइए कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं फर्जी नहीं है, बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसे जरूर मानिए और कोविड-19 का जो भी गाइडलाइन है, सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है, उस पर आप सभी लोग अमल करें और आने वाले समय में देश को हम लड़ करके कोरोना को हराएंगे। आत्मविश्वास रखिए। और जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम 1 मई से प्रारंभ होने वाला है, उसमें सभी लोग 18 वर्ष से जितने भी ऊपर हैं, सभी लोग वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भाग लीजिए, अर्थात सभी लोग वैक्सीन लगवाइए। और मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ और सुरक्षित होने के बाद एक बंद कमरे में वीडियो बना रहा हूं, इस वजह से मैं ये मास्क अब उतार रहा हूं। इस मास्क का लगाने का उद्देश्य यही था कि आप सभी लोग मास्क लगाइए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन जरूर करें। जो भी व्यक्ति आपको परेशान, आपको जो है अफवाहों से विचलित करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बार स्ट्रेन 2 जो लहर आया है कोरोना का 2.2, उसमें डरने की जरूरत है। आप सभी लोग डरिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीमोटिवेट होकर डरिए, आत्मविश्वास के साथ लड़ाई लड़नी है। चलिए, ये तो बात थी कोरोना के ऊपर मैंने बात किया है। हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखते हैं, बिल्कुल आप कोरोना पर एक अपने शरीर को सुरक्षित जरूर करिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो आपका समाज सुरक्षित रहेगा। समाज के सुरक्षित होने के साथ साथ इसी कड़ी में आपका देश सुरक्षित रहेगा। हम रहे ना रहे, लेकिन देश को सुरक्षित अगर रखना है तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। पिछले वीडियो को देखते ही आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किस मुद्दे पर लगातार वीडियो बना रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है, मेरे कुछ मित्र ने कहा कि भैया अगर हम बीएड या बीटीसी कर लेते हैं तो क्या हम डायरेक्टली मास्टर साहब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप मास्टर साहब बीएड या बीटीसी करके नहीं होंगे। बीएड या बीटीसी करने के बाद आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है या जूनियर शिक्षक बनना है। अब तो आने वाले समय में 9 से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए भी आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे टीईटी के नाम से जाना जाता है, उसे पास करना अनिवार्य होगा। आज हम प्राथमिक स्तर के 1 to 5, 1 से 5 तक का एक डेमो वीडियो आपको देने वाले हैं कि किस तरीके से 30 क्वेश्चन, देखिएगा मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में मनोविज्ञान सबके लिए जरूरी होता है। उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट को आपको चयन करना पड़ता है। चाहे आप इंग्लिश को चयन करें, चाहे आप संस्कृत को चयन करें, जो आपका अच्छा हो चयन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हिंदी अनिवार्य होती है, हिंदी सबको पढ़ना है। चौथे नंबर पर गणित सबको लगाना होता है। 5वें नंबर पर जो पर्यावरण होता है, जिसे एनवायरनमेंट बोला जाता है, उसे भी सबको लगाना होता है। केवल इंग्लिश और संस्कृत में से एक विषय को ऐच्छिक रूप से आपको लेना पड़ता है। और आज हम हिंदी जो है 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, समय 2 घंटे का होता है। जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 90 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, अर्थात 90 नंबर अगर आप पाते हैं तो आप टीईटी क्वालिफाई होते हैं। ओबीसी एससी एसटी का कैंडिडेट अगर 82 नंबर पाता है तो वह जो है टीईटी की परीक्षा क्वालिफाई होते हैं। आगे की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम कोई स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो का टॉपिक आपको डेमो दिखाना है, आपको शिक्षक बनाना है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास एक नौकरी जानी चाहिए, जिससे उसकी इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम होती है वो समाप्त हो। मैं चाहता हूं कि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने इकोनॉमिकली सिस्टम को मजबूत करे, और उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में जब तक एक सरकारी नौकरी नहीं जाएगी, तब तक आप अपने आर्थिक स्थिति को नहीं सही कर सकते हैं। यकीन मानिएगा, हमारे और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि हम 10 लाख रुपए लगा करके बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस तो हम कर नहीं सकते हैं। हम अपने छोटे भाई बंधुओं को बिजनेस करवा सकते हैं, लेकिन हम यह तभी संभव कर सकते हैं जब हम कुछ कर रहे होते हैं। और हम कब कर पाएंगे? जब कोई ना कोई सरकारी नौकरी हम पाएंगे। मेरा ये सब चीजें बोलने का उद्देश्य यही है, आप सभी लोग देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके आने वाले समय में कोरोना से लड़ाई लड़िए, और उसके बाद
21 से 23 के बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग कमर कस लीजिए। निशांत ज्ञान आपके साथ है, आपके मंजिल के साथ है, आपके हौसलों के साथ है और आपको शिक्षक बनाने के दरमियान मैं आपके साथ रहूंगा जब तक आप शिक्षक नहीं बनेंगे। 2024 तक अगर भर्ती आती है 21 से 23 के हर एक बच्चा जो निशांत ज्ञान से जुड़ा होगा और ईमानदारी से निशांत ज्ञान के साथ जुड़ा होगा 100% वो शिक्षक बन करके देश सेवा जरूर करेगा। आइए चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी की आती है और उस 30 क्वेश्चन को दिखाने के साथ मैं आपको बता दूंगा कि टीचर बनना कितना आसान होता है। जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि टीचर बनना पहाड़ होता है, तो टीचर बनना अगर पहाड़ है तो आप भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप भी दशरथ मांझी बनिए। अगर टीचर आपको पहाड़ बनता है, शिक्षक की नौकरी आपको पहाड़ लगती है, तो आप दशरथ मांझी बन करके उस पहाड़ को तोड़ने का हौसला आपके दिल के अंदर होना चाहिए। तभी जाकर के आप शिक्षक नहीं, आप पीसीएस अधिकारी भी बन सकते हैं, आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। मेरा ये सब बोलने का उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग जागृत हों, आप सभी लोग मोटिवेट हो कुछ अलग करने के लिए। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे उद्देश्य के बारे में आप सभी लोग अगर मेरे वीडियो को पिछले महीनों से देख रहे होंगे तो हमारे उद्देश्य को जान चुके होंगे। मैं किस उद्देश्य के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं और यकीन मानिएगा अगर आप लोगों का साथ रहा तो आने वाले समय में मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ अलग जरूर करूंगा और अलग रखने का मादा भी रखता हूं, लेकिन आपका सहयोग मुझे चाहिए। आइए चलिए आपके सामने क्वेश्चन लगाता हूं। यहां पे क्वेश्चन लगाया गया है और उस क्वेश्चन को देखिएगा। कितने आसान आसान क्वेश्चन टीईटी में आते हैं। जो लोग कहते हैं कि कठिन होता है, मैं उसे आसान बना के दिखाऊंगा। आज मैं डेमो दिखा रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं, बीएड, आपका बीएड या बीटीसी करना केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य मास्टर बनना होना चाहिए। और मास्टर कब आप बनेंगे, जब आप टीईटी क्वालिफाई करेंगे, जब आप सुपरटेट क्वालिफाई करेंगे, तब मास्टर न बनेंगे। बीएड का कोर्स कितने यूट्यूबर चला रहे हैं। बीएड का ए पढ़ लीजिए, आप बीएड में सरकारी कॉलेज पा जाएंगे। ए पढ़ लीजिए, आप बीएड में इतना नंबर पा जाएंगे। आपका बीएड करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं भी चाहता तो मैं भी बीएड का कोर्स लॉन्च कर सकता था, मैं भी आपको पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा उद्देश्य आपको प्रशिक्षण देना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको केवल और केवल बीएड करवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपके घर में नौकरी जाए, आपके माता पिता के चेहरों पर मुस्कान आए। उस क्षण को याद रखिएगा जब आप नौकरी पाएंगे और आप अपने माता पिता से कहेंगे कि हमने सर्विस पाया, तो उस दिन को याद रख के आपको हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़नी है। बातें बहुत हो चुकी, चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालय शब्द में है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग संधि को पढ़े होंगे तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे कि विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय होता है, और यह जो है स्वर संधि का एक उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे और बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, हलवा है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, पवन शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा। अगर आप लोगों ने संधि पढ़ी होगी तो पवन शब्द में डायरेक्टली आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है पधन वन, बी है पवधन अन, सी है पोधन अन, डी है पवधन अन। जो इसका राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा पोधन अन। ठीक है, पोधन अन हो जाएगा पवन। इसमें जो है अयादी स्वर संधि होगा। मेरे से जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, मैं यकीन मानता हूं कि आप सभी लोग टॉपर हैं। वास्तविकता बता रहा हूं, आप शेर हैं, आप टॉपर हैं। मैंने ये अनुभव किया है अपने कम्युनिटी पोस्ट से। जब मैं कोई कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं, जितने भी उत्तर देने वाले कैंडिडेट होते हैं अपने आप में महारथी हैं। मैंने ये स्वीकारा भी है कि मुझसे जो मित्र जुड़े हुए हैं, हाँ, वो मित्र बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे कैटेगरी में है और आने वाले समय में नौकरी जरूर पाएंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने होते हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। अगर वही बात की जाए संस्कृत की तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आगरा का बहुवचन होगा। मित्रों, कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन होता ही नहीं है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन नहीं होता है। आगरा का बहुवचन आप जब आगरे करेंगे तो गलत हो जाएगा, जब आप आगरों करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुवचन, इसका नहीं होता। आगरा का क्या होता है, बहुवचन ही नहीं होता है। ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में परिवर्तन का मतलब जिन शब्दों में विकार नहीं उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं।
ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं नीचे इस वजह से देख रहा हूं क्योंकि यहां पर जो है आपका जो स्लाइड लगाया जा रहा है यहां पे मेरे सामने है, इस वजह से मैं नीचे देख रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि शब्द के सही रूप का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। आप सभी लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ सहानुभूति दिखाते हैं और हमारे बातों को मानते हैं। इसका जो राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, त्रिसड़ा। क्या होगा? त्रिसड़ा। चौथा राइट आंसर होगा। चलिए 37वां क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री, कवि, कवयित्री, कवियत्री। जो इसका राइट आंसर है, आप सभी लोग ये शब्द जो कवित्री है, कवि है, इसका जो बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है बहुत बार पूछा गया है। मैं 2014 से टीईटी के पिछले वर्षों के पेपर को एनालिसिस किया तो ये शब्द मुझे 4 से 5 बार दिखाई दिया टीईटी के एग्जाम में। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में हम प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम बोला जाता है, और जो संस्कृत के शब्द परिवर्तन होने के बाद हिंदी में आते हैं उन्हें हम तत्भव बोलते हैं। ठीक है, जैसे आम्र क्या है? आम्र को हम संस्कृत में आम्र कहते हैं और हिंदी में भी अगर हम परिवर्तन कर दे आम्र ही बोले तो वो तत्सम हो जाएगा, और हम जब आम बोलते हैं उसे तत्भव हो जाता है। ठीक है, तो बिना परिवर्तन के संस्कृत के शब्दों को जो बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? तत्सम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होता है तो उसको क्या कहते हैं? समास बिल्कुल ही आसान होता है, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। मैं ऐसे तरीके से समास पढ़ाऊंगा, हालांकि ढेर सारी वीडियो YouTube पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन निशांत ज्ञान की तरफ से जो वीडियो जाएगा वो अपने आप में अनोखा होगा। आप लोग कमेंट करिएगा जिस पर आपको वीडियो चाहिए। जब किसी शब्द में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो कौन सा समास कहलाता है? यही आपसे पूछा गया है। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं एक समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बीच में लकीर खींची जाती है जिसे डैश इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश। जैसे रात दिन, इसमें कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बीच में और का चिन्ह छिपा होता है, और इसमें जो दोनों पद होते हैं, रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है। माता पिता हो गया तो माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और चिन्ह का लोप होता है, इसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपके बीच है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द पहला होगा उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। लगभग सभी शब्द इसी तरीके से लिखे गए हैं, तो आपसे पूछा गया है शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। ज 2 बार आधे लिखा जाएगा, इसे ही कहेंगे राइट आंसर, यही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम क्या होता है? आरक्त होता है, विरक्त होता है, निरक्त होता है, आसक्त होता है। चलिएगा अगर इसका राइट आंसर आपको पता हो 41वें क्वेश्चन का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार में जरूर रहूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस समूह शब्द में तत्सम है? आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द समूह तत्सम है। ठीक है, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जा रहा है। शर्करा तत्सम है, पवन तत्सम है, ज्येष्ठ तत्सम है, अग्नि तत्सम है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है। बी वाला काष्ठ, घृत, घोड़ा तत्सम नहीं है। ठीक है, कारीगर तत्सम नहीं है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? आपसे पूछा गया है कु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कुरूप है, ऑप्शन नंबर बी है कुशल है, ऑप्शन नंबर सी है कुकर्म है, ऑप्शन नंबर डी है कुचाल है। इसमें से बताना है जिसमें कु उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो शब्द से पहले आकर के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो कु शब्द पहले में कुरूप लगाया गया, रूप में कु लगा दिया जाए, बिल्कुल कुरूप, यहां पे उपसर्ग लगाया गया है। कुकर्म में उपसर्ग लगाया गया है, कुचाल में उपसर्ग लगाया गया है, लेकिन कुशल में जो आगे कु लिखा गया है उसका अर्थ नहीं है।
जब कु और सल को आप अलग करेंगे तो कु का अर्थ तो निकल जाएगा लेकिन सल का अर्थ नहीं निकलेगा। इस वजह से कुशल में कु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44वां क्वेश्चन है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो सभी लोग जानते हैं पुजारिन में इन शब्द प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, किसी समूह या विशेष समुदाय का बोध कराता है, उस समास को क्या कहते हैं? मैंने एक वीडियो पहले भी बताया था, एक वीडियो बनाया था शुरुआत में समास के बारे में, समास की कविता मैंने बताया था। हालांकि उस वीडियो को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन अगर उस वीडियो को आप पा जाते हैं, मेरे वीडियोज के लिस्ट में जाइएगा, मैंने समास की कविता बताया था, अगर आप उस वीडियो को पा जाते हैं देख लीजिएगा। हालांकि आगे मैं आपकी जब तैयारी करवाऊंगा, शिक्षक बनने के क्षेत्र में आपको उतारूंगा, तो मैं जरूर इस चीजों को कवर करूंगा। लेकिन यहां पे मैं एक बार बोल दे रहा हूं, बीच में और छिपे, अव्यय में पहला पद अव्यय बहुब्रीहि में अन्य प्रधानत है। इसी तरीके से मैंने कविता का निर्माण किया था और उसमें मैंने बताया था पहला पद संख्या, जिस संख्यावाची जो होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है द्वंद्व समास कौन सा है? लंबोदर, लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। अंधकूप में कौन सा समास है? शरणागत में कौन सा समास है? नर नारी में कौन सा समास है? आपसे यही पूछा गया है। तो यहां पर जो द्वंद्व समास है मित्रों, वो नर नारी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब मैं इसे जो है फेमस नहीं करूंगा, डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएंगी। और आप लोगों को, मेरा उद्देश्य आज के वीडियो का यही है कि आपको एक मोटिवेशन देना कि शिक्षक बनना कितना आसान होता है, आपको उन क्वेश्चनों को दिखाना जिसे आप दूसरों के माध्यम से सुन करके डीमोटिवेट होते हैं, जो आपको कहते हैं कि शिक्षक बनना पहाड़ है। मैं आपको दिखाऊंगा शिक्षक बनना कितना आसान होता है। नगर में रहने वालों को क्या कहा जाता है? नगर में रहने वाले को मित्रों नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहरी कहा जाता है, नागर कहा जाता है, नर नारी कहा जाता है, शरणागत कहा जाता है। नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सैसव, बी है लोहा, सी है लकड़ी, डी है पुस्तक। मित्रों, जो लकड़ी है एक समुदाय का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जो लोहा है, अभी बताता हूं कौन सी संज्ञा है। जो पुस्तक है, पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रही है। जो शैशव है, शैशव कौन सा शब्द है? शैशव एक जाति का बोध नहीं करा रही है, ठीक है। शैशव एक स्पेशल आपकी अवस्था का बोध करा रही है। शैशव एक स्पेशल अवस्था होती है। जब आप लोगों को मनोविज्ञान में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, एक बाल्यावस्था होता है, एक शैशवावस्था होता है, एक किशोरावस्था होता है, एक प्रौढ़ावस्था होता है। तो शैशव एक अवस्था है, एक स्पेशल अवस्था है। यह जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए 49वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक किसमें है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा था, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, निसार खेलता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा संप्रदान कारक का, अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं देखता हूं कि आप सभी लोग कितने आगे हैं। इसमें जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। केवल आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, आपको कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है कि संबंधवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है? मित्रों, जो वह सर्वनाम होता है यह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाएं जुड़ करके वाक्य का निर्माण करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। मित्रों, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर आना भी क्रिया है और करना भी क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य मित्रों उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, यह एक सरल वाक्य है क्योंकि राम एक कर्ता है और
खेलना एक क्रिया है, राम एक उद्देश्य है और खेलना एक विधेय है। इस शब्द में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इस वजह से इसे साधारण वाक्य बोला जाएगा। और इसमें देखिएगा कौन सा साधारण वाक्य है जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता एवं अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो। मित्रों मैंने पहले भी बताया, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है उसे जो है सरल वाक्य कहा जाता है। बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। आप सभी लोग बिल्कुल ही अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। निम्न में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण आपसे पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? मिश्रित वाक्य का उदाहरण पूछा गया है। आगे है, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। जो मिश्रित वाक्य है मित्रों, इसमें क्या होता है, वाक्य के तीन प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होता है। मैंने इसे कवर भी किया है, लेकिन जो मिश्र वाक्य होता है इसमें दो उद्देश्य, दो से अधिक विधेय या अनेक उद्देश्य, अनेक विधेय हो सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा मित्रों वह डी वाला क्वेश्चन, डी वाला आंसर राइट होगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 55वें क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे महात्मा गांधी के द्वारा कोई कथन बोला गया है। महात्मा गांधी जी ने 1942 के असहयोग आंदोलन में कहा, करो या मरो। जब मैं इस वाक्य को कहीं पर लिखूंगा तो किस चिन्ह का प्रयोग करूंगा, आपसे यही पूछा गया है। जैसे कोई मैं निबंध लिख रहा हूं और निबंध में इस कोटेशन डालने की जरूरत पड़ गई तो उसे मैं इस वजह से लिखूंगा, उद्धरण चिन्ह लगाऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं इन्वर्टेड कामा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा अवतरण का उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, आपसे यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है, जो पत्र आज आया है कहां है। जो पत्र आज आया है कहां है, सब में यही लिखा गया है। आप लोग ऑब्जर्व करिए वाक्य को और बताइए कि इसमें कौन सा वाक्य में चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया गया है। मित्रों जो इसका राइट आंसर हमें लग रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए। आपके अनुसार क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है और आयोग ने भी इसे ऑप्शन नंबर ए ही सही माना था। जो पत्र आया है उसके बाद कामा लगेगा, उसके बाद कहां है इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। मैंने कहा कि जो पत्र आया है, ये मैंने वाक्य कहा, उसके बाद मैंने पूछा कहां है, ये मैंने प्रश्न किया आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेर के सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे में पूर्ण होगा। इसमें मुहावरा बताना है कि किस मुहावरे में शेर को सामने देखने के बाद क्या होता है, हालत खराब हो जाती है। तो हालत खराब हो जाती है, आप डर जाते हैं, तो डरने का इसमें से कौन सा मुहावरा सही होगा। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा। आग बबूला होने का मतलब होता है क्रोधित होना। तो शेर को देख करके कोई क्रोधित होता है, शेर को देखने के बाद शेर भी गीदड़ हो जाता है। समझ में आया। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, आसमान सिर पर उठा लेंगे शेर को देखने के बाद, मेरे प्राण सूख गए। डी वाला ऑप्शन सही होगा। मैंने शेर को जैसे ही सामने देखा तो मेरे प्राण सूख गए, मतलब मैं इतना डर गया, इतना डर गया कि मेरी हड्डी कांपने लगी। मैं इतना डर गया कि मैं बेहोश होने वाला था, मेरे प्राण सूख गए। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही मुहावरा कौन सा है। आपसे मुहावरा पूछा गया है, मुहावरा कौन सा सही है। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। मित्रों आप सभी लोग जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति आपसे धोखा करके चला जाता है तो आपके माता पिता कहते हैं तुम्हारे आंखों में धूल झोंक करके वो पैसा तुम्हारा लेके चला गया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद है। वो आदमी हाई स्कूल पास आदमी आता है, आप ग्रेजुएट पास हो और शिक्षक बनने वाले हो, आपके आंखों में धूल झोंक करके वो चला गया, तो आपके माता पिता आपके लिए इस शब्द का प्रयोग अच्छी तरीके से किए होंगे और आप इसे जानते होंगे। तो आंखों में धूल झोंकना एक सही मुहावरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, हाथ नहीं आना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जब कोई व्यक्ति हाथ नहीं आता है तो उसे क्या कहा जाता है। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलना। इसका जो राइट आंसर है, जब कोई चीज हमसे निकल जाती है, जैसे मैंने शिक्षक बनने के लिए बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया और मेरा नंबर इतना कमाया कि मैं बीएड कर ही नहीं पाया।
शिक्षक बनने का सपना ही दूर, मैं बीएड का प्रशिक्षण भी नहीं कर पाया। तो बाद में क्या कहेंगे अपने बच्चों के साथ जब हम बैठेंगे, तो कहेंगे मैं भी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन आते आते मेरे हाथ से निकल गया मौका। इसी वजह से कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं आपको बताता हूं, वक्त रहते ही आपको परिश्रम कर लेना चाहिए। वक्त के बाद आपको पछताने के सिवा आपके हाथ कोई कुछ नहीं लगता है। इस समय जिस एज में आप हैं, 21 से 25 साल का जो आपके सामने उम्र है, इस समय आप पत्थर को भी तोड़ करके पानी बना सकते हैं। खमठोक ठेलता है जमनर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसी प्रतिभा, ऐसी हौसला हमारे अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं 21 से 25 की उम्र में। लेकिन अगर इसी उम्र में आपने दूसरों के बहकावे पर चले गए तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी के मोड़ से हट जाएंगे। आइए चलिए, अंतिम क्वेश्चन है। मैंने 30 क्वेश्चन आपके सामने करवाया है और इस 30 क्वेश्चन को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर को कमेंट करिएगा और शिक्षक बनने का जो तजुर्बा है यहीं से फिक्स करिएगा। अगर आपका 20 प्लस सही होता है तो समझ लीजिएगा आप शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने योग्य हैं। आप शिक्षक बनने योग्य हैं और 110% आप शिक्षक बनेंगे। सिर फिर जाने का अभिप्राय क्या है? चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। कहा जाता है कि भैया इस समय क्या चल रहा है? इस समय प्रधानी का चुनाव चल रहा है। हमारे यहां, हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और प्रधानी का चुनाव क्या हुआ? समाप्त हो गया। 19 मई को हमारे यहां चुनाव था। मैंने जिस प्रत्याशी को अपना वोट दिया, मैंने जिस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, वही प्रत्याशी जीतने के बाद अगर हमारी बातों को न सुने तो मैं क्या कहूंगा समाज में? अरे भैया मैंने उनका तो समर्थन किया था, लेकिन समय आते ही उसका साला का सिर फिर गया। ठीक है, यही तो मैं कहूंगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आप अपने समाज में करते हैं और समाज की जो बातें होती हैं वही आपको शिक्षक बनाएंगी। तो सिर फिर जाने का मतलब क्या होगा? अहंकारी हो जाना। बी इज द राइट आंसर होगा। और इसी के साथ 30 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा कराया। इस 30 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर इस 30 क्वेश्चन में 20 प्लस आपके सही होते हैं तो आप शिक्षक बनने के कगार पे हैं और निशांत ज्ञान आपको शिक्षक बनाने के क्षेत्र में जरूर रहेगा। 21 से 23 के बैच के बच्चों का भविष्य हमारे कंधों पर है और अगर निशांत ज्ञान के ऊपर आप भरोसा करते हैं तो मैं आपके मंजिल तक आपको पहुंचाऊंगा। मैं किस वजह से बीएड की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करवाया, मैं बीटीसी के बारे में किस वजह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि हमसे जो भी मित्र जुड़े हुए हैं वह केवल और केवल बीएड बीटीसी करके बेरोजगारों की श्रेणी में खड़े हों। मेरा उद्देश्य है हर कोई बच्चा, हर कोई व्यक्ति जो बीएड या बीटीसी कर रहा है, हर कोई व्यक्ति शिक्षक बने। और निशांत ज्ञान से जो भी जुड़ेगा 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं शिक्षक बनाऊंगा। और देखिएगा, आज मैंने हिंदी का डेमो आपको दिया है। आने वाले समय में जब आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, मैंने ये सिर्फ डेमो दिया है। मैं बराबर इस वीडियो को नहीं दूंगा कि लगातार मैं टीईटी पर ही वीडियो बनाता रहूं, अभी नहीं। जब आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा उस दौरान मैं प्रशिक्षण के कोर्स के अलावा जो आपके प्रशिक्षण में बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं उसे देता रहूंगा और उसके साथ साथ मैं टीईटी और सीटेट की तैयारी का पूरा जिम्मा मैं उठाता हूं और आपको टीईटी और सीटेट क्वालिफाई करा के आपके माता पिता के चेहरों पर मुस्कान लाने का दायित्व तो मेरा है। आपके माता पिता के चेहरों पर मुस्कान लाने का दायित्व तो है। आपके घर के इकोनॉमिकली सिस्टम को बदलने का दायित्व तो मेरा है। केवल आपको काम इतना करना है, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब संख्या बल होगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं भी आपके लिए कुछ अलग करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। मैंने आपके लिए मेहनत किया है।